प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के आसान ट्रिक नामक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर मैं बात करूँगी NCERT की बुक से लिया गया कुछ मुख्य पॉइंट जो कि CTET के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग्स लेकर आई हूँ जिसको आप लोग चाहें तो क्वेश्चन और आंसर के तरीके से भी बना सकते हैं, क्योंकि पूछता तो क्वेश्चन ही है, लेकिन हम लोग हेडिंग्स डालकर एक एक को क्लियरली पढ़ते और समझते हुए चलेंगे। देखिए, स्लॉथ क्या है? स्लॉथ एक भालू की प्रजाति है और स्लॉथ एक आलसी जानवर है। यह अपने पूरे जीवन काल में केवल 8 पेड़ पर अपना जीवन बिता देता है। इसकी उम्र 40 वर्ष होती है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप अपनी त्वचा के माध्यम से जमीन पर हुए कंपन को महसूस कर पाता है, अर्थात जमीन के कंपन को ही वह महसूस करके समझ पाता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। देखिए, इसको क्वेश्चन और आंसर के तरीके से यदि बनाएं तो पूछा जा सकता है कि स्लॉथ कितने वर्ष जीता है, या स्लॉथ किस प्रजाति का जानवर है, किस जानवर के बाहरी कान नहीं होते हैं, सांप ध्वनि को कैसे सुन पाता है, क्या सांप के कान होते हैं, या किन जानवरों के कान नहीं होते, चाहे किसी भी तरह से घुमाकर पूछ सकता है। टाइगर अंधेरे में सामान्य मनुष्य से कितना गुना बेहतर देख सकता है? तो 6 गुना बेहतर देख सकता है। टाइगर की मूछें हवा में कंपन को भांप लेती है। टाइगर का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यह क्वेश्चन जानवर से संबंधित ये क्वेश्चन आ चुका है कि जानवर किसी भी वस्तु को किस रंग में देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, किसी भी रंग में नहीं देख पाते हैं, या हर कलर में देख पाते हैं, या फिर सफ़ेद और काली देख पाते हैं। तो जानवर हर वस्तु को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं, यानी अन्य कलर में नहीं देख पाते हैं। स्किटपो पुल कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। स्किटपो पुल वो होता है जहाँ से स्लाइडिंग करते हुए चलते हैं लोग। लद्दाख में माँ को क्या कहा जाता है? तो माँ को आमा। आमा में माँ शब्द आप लोग पकड़िएगा। आ माँ, माँ से माँ हो गया, तो आमा ले माँ के लिए और आवा ले पिता के लिए। वहीदा प्रिज्म कौन थी? वहीदा प्रिज्म एक नौसैनिक थी, लेडीज, जो कि समुद्री जहाज में काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक थी। अबू धाबी एक रेगिस्तान है। अबू धाबी क्या है? अबू धाबी का नाम आप लोग सुने होंगे। मुस्लिम इलाका है, इधर ईरान के साइड होगा, और यहाँ पर रेगिस्तान है, अर्थात बालू ही बालू है। और ऐसे स्थानों पर खजूर का पेड़ बहुतायत मात्रा में देखने को मिलता है। मलयालम में चाचा को चिट्टप्पन और चाची को कुंजमा कहते हैं। मुक्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। मुक्तारपुर गांव, अब देखिए, हर प्रदेश का हर गांव याद करना संभव नहीं है, लेकिन NCERT की बुक में जिन गांव का जिक्र दिया हुआ है उसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि हम लोग उन क्लास को पढ़ाने जाएंगे तो उनके बुक में क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, इसकी जानकारी हमें पहले से होनी ज़रूरी है। शिक्षण अभिरुचि, शिक्षा शास्त्र और सामान्य नॉलेज होने के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि जिस क्लास को हम पढ़ाने जा रहे हैं उनके बुक में क्या क्या दिया हुआ है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखकर वह कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में वहाँ पर पूछा जा सकता है, चाहे वह साधारण से गांव का नाम ही क्यों न हो। यदि NCERT की बुक में उस गांव का जिक्र है तो उसे हमें याद होना चाहिए। तो मुक्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश का एक गांव है जो कि पोचमपल्ली जिले में पड़ता है। वहाँ पर ज़्यादा परिवार बुनकर हैं, यानी बुनाई करने वाले हैं। इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जानते हैं। याद रखिए, हमारे कबीरदास जी भी एक बुनकर थे। बुनकर को जुलाहा कहा जाता है।
बिहू, बिहू नृत्य के विषय में आप लोग जानते होंगे, जो कि असम का एक प्रसिद्ध नृत्य है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिहू को तो जानते हैं, लेकिन बिहू से पिछले दिन को क्या कहा जाता है? तो उरुका कहा जाता है। बोरा चेवी क्या है? कई बार आलू की किस्में, गेहूं की किस्में, चावल की किस्में इत्यादि के नाम पूछा जाता है। और यहाँ पर पूछा है बोरा चेवी क्या है? तो चावल की एक प्रजाति है या फिर चावल की एक किस्म है जो कि पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है। राजस्थानी ओक क्या है? राजस्थानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह बहुत लंबा होता है, इसमें पत्तियां कम होती हैं और ये राजस्थानी ओक जो है इसी की जड़ें अंदर तक जाती हैं। आगे देखिए आप लोग, ये बरगद की टहनियाँ लटकती हुई जमीन के, हाँ ये जो थे है ये अलग रहेगा, ठीक। बरगद की टहनियाँ लटकती हुई जमीन के अंदर जाती है। पीपल के पेड़ में भी टहनियाँ लटकी हुई होती है और बरगद के पेड़ की टहनियाँ भी लटकती हुई जमीन के अंदर जाती है। देखिए नल्ला मड़ा आंध्र गांव आंध्र प्रदेश में है और बाजार गांव महाराष्ट्र में है। होलगुंडी कर्नाटक में है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, तभी तो वह चूहे वगैरह को मारकर खा सकती है, क्योंकि नुकीले दांत होंगे तभी वह मांस वगैरह को चीड़ फाड़ सकती है। आगे देखिए पक्षियों के विषय में कुछ जिक्र है। बीवर पक्षी जो होता है उसमें नर पक्षी घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी को जो घोंसला पसंद आता है वह उसी घोंसले में अपने अंडे देती है। शक्कर खोरा किस प्रकार का घोंसला बनाता है? तो शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं और ये बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की डाल इत्यादि से अपना घोंसला बनाती हैं। कौन? शक्कर खोरा, पेड़ की डाल पर लटकता हुआ। आप लोग ज़्यादातर देखे होंगे बबूल वबूल के पेड़ पर लटकता हुआ घोंसला, तो उसकी जो चिड़िया उसमें जो बैठती है चिड़िया या जो चिड़िया उसको बनाती है उसको शक्कर खोरा नाम से जानते हैं। बसंत गौरी क्या है? बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। देखते होंगे चिड़िया होती है जिसकी चोंच बहुत लंबी होती है, हमेशा टुक 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 करती रहेगी। गौरैया कभी कहीं पर भी अपना घोंसला बना लेती है। कभी आप लोग देखेंगे कि तहखाने में बना लेगी, कभी अलमारी में बना लेगी जो खुली हुई अलमारी है, कभी खिड़की की जाली वगैरह में बना लेगी, तो कहीं पर भी बना लेती है। कभी टूटे फूटे जो मकान वगैरह है उसमें तो ज़्यादातर बनाती है। आगे देखिए फाख्ता कैसा पक्षी है? यह कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं। अब देखिए अब इसके आगे बात आती है ग्रहों की, यानी सामाजिक विज्ञान शुरू हो गया। इससे पहले जो था वो पर्यावरण से संबंधित था। देखिए बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। शायद आप लोग जानते भी होंगे, यह जीके का भी क्वेश्चन है। जिसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, यह शायद कम लोग ही जानते होंगे कि बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन यूपी टेट में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास अपना उपग्रह नहीं है, और 4 ग्रहों के नाम दे दिया, उसमें से एक बुध ग्रह भी था। तो बुध ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला बुध ग्रह है। जाहिर सी बात है कि सूर्य के सबसे नज़दीक है तो बहुत कम समय में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेगा। आगे देखिए वाणिज्य कृषि वह कृषि होती है जो कि व्यापार की दृष्टि से की जाती है। जैसे जिन फसलों को बेच दिया जाता है या बेचने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है वही वाणिज्यिक फसलें हैं। कुछ फसल तो केवल बेचने के लिए ही तैयार किया जाता है, जैसे चाय, रबड़, कहवा, कॉफ़ी, ये सब कितना कोई घर पर पिएगा? कितना भी मतलब थोड़ा सा भी बो देगा तो बहुत है। गमले उमले में बोए तो चलो ठीक है, लेकिन अगर खेत में बो देता है, एक बिस्से के खेत में भी बो देता है तो बेचेगा ही, रख कर क्या करेगा उतना सारा चीज़ें? तो वह वाणिज्यिक फसलें कही जाएंगी। उनको नगदी फसल भी कही जाती हैं, जो कि बेच दिए जाते हैं, बेचकर तुरंत उससे पैसे आ जाते हैं।
देखिए गेहूँ मक्का तो सामान्य फसल है, क्योंकि गेहूँ मक्का वगैरह अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए भी लोग बोते हैं। लेकिन चाय वाय का केवल घर में इस्तेमाल करने के लिए, चाय कहवा कॉफ़ी रबड़ इत्यादि का केवल घर में इस्तेमाल करने के लिए जो है कृषि नहीं की जाती है, वो बेचने के लिए की जाती है। वो वाणिज्यिक फसल है और वह नगदी फसल है। नगदी फसल से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा रोपड़ फसल है, निम्न में से कौन सा नगदी फसल है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं कृषि से संबंधित। तो देखिए आगे, पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। फसल उत्पादन कृषि पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। हाँ देखिए यहाँ पर जिन लिखना छूट गया कि जिन फसल का उत्पादन या पशुपालन विक्रय हेतु किया जाता है उसी को वाणिज्यिक फसल, या जैसे यदि पशुपालन है तो व्यापार के लिए किया जाता है। और इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र भूमि का उपयोग, हाँ जो वाणिज्य के लिए वाणिज्यिक यानी व्यापारिक दृष्टि से जो कृषि की जाती है उसके लिए विस्तृत तथा बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए होता है। पूंजी लगानी पड़ती है, जब तक उसमें पूंजी नहीं लगाएंगे अच्छी पैदावार नहीं होगी और उससे कोई पैसे मतलब इनकम का साधन नहीं हो पाएगा। यदि ऐसे ही बो दिया जाए, ऐसे ही छीड़ दिया जाए खेत में तो नहीं उगेगा वो। उसमें श्रम, पूंजी, क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र, अच्छी खासी पूंजी लगानी पड़ती है। और एक होता है मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि। हाँ जो वाणिज्यिक दृष्टि से की जाती है उसमें मिश्रित कृषि भी आ जाती है और रोपड़ कृषि भी आ जाती है, जिसको रोप कर उगाया, जैसे धान रोपड़ कृषि है, चाय रोपड़ कृषि है, छीट कर नहीं बोया जाता है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं सब्जियां वगैरह भी कि उनको यदि रोपड़ के तरीके से बोया जाता है तो वे उनसे ज़्यादा पैदावार होती है। आगे देखिए, उत्तरी अमेरिका, यूरोप एरिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। हाँ उत्तरी अमेरिका जो कि एक धनी देश माना जाता है, और वहाँ का जो शीतोष्ण घास का मैदान है वह वाणिज्यिक अनाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी वहाँ पर व्यापार के लिए अनाज पैदा किए जाते हैं। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने के लिए किया जाता है। देखिए इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो मिश्रित कृषि में भोजन और चारे यानी गाय वगैरह या जो पालतू जानवर हैं उनको खिलाने के लिए जो चारे वगैरह तैयार किए जाते हैं खेतों में मतलब खेतों में उगाए जाते हैं, तो ये सब मिश्रित कृषि के अंतर्गत आ जाएगी। जबकि वाणिज्यिक कृषि जो कि व्यापारिक दृष्टि से बोई जाती है उनको कहा जाता है। देखिए रोपड़ कृषि में कुछ के नाम यहाँ पर हैं। देखिए चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास रुई को कहते हैं। इन सब का ये सब रोपड़ कृषि हैं। देखिए कुछ के नाम तो आप लोग जान रहे थे ना, कुछ के नहीं जान रहे थे। जिनके नहीं जान रहे थे उनके भी जान लीजिए, क्योंकि उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सब जो है रोपड़ कृषि जिनके नाम हमने अभी लिए, ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़ पाया जाता है, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण हैं। यानी इन स्थानों पर ये जो जिनका हमने नाम लिया अभी भी, ये सब रोपड़ कृषि हैं और वाणिज्यिक दृष्टि से बोए जाते हैं। चलवासी या पशु चारण क्या है? यह सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। राजस्थान और जम्मू कश्मीर में जो है पशु चारण के लिए ज़्यादातर जो है कृषि की जाती है, पशुओं को चराने के लिए। आगे देखिए स्थानांतरित कृषि के कितने प्रकार हो गए, इसको भी आप लोगों ने जाना। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? स्थानांतर जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन, अर्थात जो कृषि एक स्थान पर न करके स्थान बदल बदल कर किया जाए उसको स्थानांतरित कृषि कही जाती है। और हमारे भारत के पूर्वी क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है, जिसको कि झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि एक स्थान पर किसान बुआई जुताई करता है और फसल उगाता है, उसके बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर फसल उगाने लगता है, फिर उस स्थान को भी छोड़ देता है, तीसरे स्थान पर फसल उगाने लगता है, उसके बाद फिर पहले वाले स्थान को जिसको ज़्यादा दिन से छोड़ा हुआ था
उस स्थान पर फिर से आकर फसल उगाने लगता है। अर्थात जो भूमि होती है उसको कुछ साल के लिए इसलिए छोड़ दिया जाता है कि वहाँ की भूमि उपजाऊ हो जाए। तो जहाँ की भूमि कम उपजाऊ होती है या ढलान वगैरह पर होती है वहाँ पर ऐसी कृषि की जाती है। तो देखिए, अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के, हमने पूर्वी भारत का नाम लिया ना, उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। यह भारी वर्षा और वनस्पति के प्रजनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, फिर उसके राख को मृदा अर्थात मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे वे खाद का काम करते हैं। उसमें मक्का, रतालू, आलू जैसी फसलों को उगाया जाता है। गहन निर्वाह कृषि अर्थात जो अपने आजीविका के लिए या फिर जो घर में इस्तेमाल करने के लिए जो अनाज उगाए जाते हैं उसको गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। यह छोटे से भूखंड पर साधारण औजारों, अधिक श्रम से खेती किया जाता है। अधिक श्रम का मतलब कि वहाँ पर ज़्यादा मशीनरी वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। छोटे मोटे फरसा, कुदाल और ये जो है बहुत करेंगे, ट्रैक्टर से जुताई करवा देंगे, बाकी मेड़ ओड़ चढ़ाएंगे खुद अपने ही, तो अधिक श्रम लगता है। बाकी जो वाणिज्यिक फसलें होती है उसमें मशीन से सारे काम किए जाते हैं। अमेरिका के कुछ स्थान पर देखेंगे आप लोग तो खाद वगैरह भी मशीन के माध्यम से ही छीटा जाता है, जबकि जो गहन निर्वाह कृषि है उसमें जो है मनुष्य अपने हाथों से करता है काम। तो आगे देखिए, इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशु चारण कृषि शामिल है। जो निर्वाह कृषि है उसमें स्थानांतरित कृषि और जो है पशु चारण कृषि शामिल है, क्योंकि वह जीवन निर्वाह के लिए वो कृषि की जाती है, थोड़े से क्षेत्र में की जाती है और थोड़ी सी पूंजी लगाई जाती है, श्रम थोड़ा ज़्यादा लगता है, घर के लोग ही आपस में मिलकर काम को कर लेते हैं। कृषक परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, आप लोग समझ रहे हैं, प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी। निम्न स्तरीय मतलब छोटे स्तर की टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है, क्योंकि क्षेत्र थोड़ा सा है तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेकर पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है। थोड़ा सा है तो घर के लोग ही मिलकर कर लेते हैं थोड़े क्षेत्रों पर खेती यदि करनी होती है। देखिए, हार्टिकल्चर किसे कहते हैं? हार्टिकल्चर उद्यान कृषि को कहते हैं। इसके बाद आ जाता है कुछ ग्रह और नक्षत्रों के बाद। ऊपर मैंने बुध ग्रह का नाम लिया था, फिर बीच में कृषि आ गई थी। ये शुक्र, ये थोड़ा सा बीच में स्किप हो गया था, आ गया दूसरा पॉइंट। तो चलिए इसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, अपना समझ लीजिएगा। देखिए, शुक्र भी एक ग्रह है जिसको कि इंग्लिश में वीनस कहा जाता है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम एवं सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। मैंने ग्रहों के विषय में ट्रिक बनाकर एक वीडियो बना रखा है सौर मंडल के नाम से, उसको भी आप लोग देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। देखिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह है। पृथ्वी की बहन कौन है? तो शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह है। शाम का तारा कौन है? तो शुक्र ग्रह है। यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। या अन्य ग्रहों के भीतरी दक्षिणावर्त चक्रण करता है। विपरीत, भीतरी नहीं, देखिए यहाँ पर विपरीत होगा, यह गलत वो हो गया है, प्रिंट हो गया मतलब। देखिए यहाँ पर अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी उल्टा चक्रण करता है। जैसे सूर्य पूरब उगता है, पश्चिम डूबता है, जबकि शुक्र तारा जो है पश्चिम उगता है और पूरब डूबता है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे, अपनी धुरी पर ही जब चक्कर करता है, जिसे कि परिक्रमण कहते हैं, अपनी ही जगह पर वो घूमता है, लेकिन वो चक्कर भी लगाता है। हर ग्रह का यही काम है कि अपनी धुरी पर घूमेंगे और फिर सूर्य के चक्कर भी लगाएंगे। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर क्या है कि बृहस्पति अपनी धुरी पर तो 10 घंटे में चक्कर लगा लेता है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा करने में उसे 12 वर्ष लग जाता है, जबकि पृथ्वी को 1 वर्ष लगता है। सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और इसका रंग पीला है। इससे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, जैसे पीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है।
इत्यादि। आगे देखिए नेपच्यून वरुण, इसकी खोज 1848 से 1846 में जर्मन खगोलज्ञ जहान गॉले ने की है। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है। वरुण हरे रंग का ग्रह है। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन के बादल छाया हुआ है। अब आगे देखिए शनि ग्रह कैसा है। शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा था तो कि शनि में वलय की संख्या कितनी है, तो शनि में वलय की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। देखिए यदि उपग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जबकि ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। देखिए अभी बात ऊपर गया है बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट है। अतः आज तक के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।